चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में उतरते हैं। आज हम सिर्फ किसी भाषा के व्याकरण या शब्दों के बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी जीती जागती कहानी की जिसने वक्त के थपेड़ों को सहा, खुद को लगातार बदला और हर दौर में जिंदा रही। ये कहानी है उस भाषा की जिसने करोड़ों दिलों को जोड़ा, एक पूरी संस्कृति को अपने अंदर समेटा और समय के साथ खुद को एक बिल्कुल नया आकार दिया। तो शुरू करते हैं ये बेहद दिलचस्प सफर। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे, संस्कृत से लेकर अपभ्रंश तक। फिर हम उस सुनहरे दौर यानी भक्ति और साहित्य के युग से होते हुए आधुनिक हिंदी के जन्म को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे आज़ादी की लड़ाई में इसका किरदार और आखिर में बात करेंगे आज की तेजी से बढ़ती डिजिटल हिंदी की। तो सबसे पहले भाग 1, जड़ें, संस्कृत से लेकर अपभ्रंश तक का सफर। जरा सोचिए, आम लोगों तक पहुंचने के लिए इस भाषा को शुरुआत में ही कितना बड़ा बदलाव करना पड़ा था। हिंदी कोई अचानक से पैदा हुई भाषा नहीं है, इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी शुरुआत होती है हमारी सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा संस्कृत से, जिसमें हमारे वेद और उपनिषद लिखे गए। लेकिन संस्कृत के नियम थोड़े कड़े थे, तो आम लोगों के साथ जुड़ने के लिए इसने खुद को थोड़ा आसान बनाया और प्राकृत का रूप ले लिया, जो उस दौर की आम बोलचाल की भाषा थी। वक्त बीता, प्राकृत और बदली और उसने अपभ्रंश का रूप ले लिया। और सच मानिए, यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से प्रारंभिक हिंदी की नींव पड़ी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपभ्रंश ही असल में हिंदी की जननी है, उसकी माँ है। भाषा ने अपनी पुरानी जटिलताओं को छोड़ दिया ताकि एक आम इंसान उसे अपना सके। करीब 1000 से 1500 ईस्वी के बीच इसी अपभ्रंश से अवहट्ट का जन्म हुआ। इसे हम प्रारंभिक हिंदी कह सकते हैं। चंद बरदाई जैसे महान कवियों ने अपने मशहूर ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में इसी का इस्तेमाल किया था, जो हिंदी साहित्य का एक शुरुआती और बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, स्वर्ण युग, भक्ति और साहित्य। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक आसान हो चुकी भाषा ने एक पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दे दिया। लगभग 1000 साल के इस लंबे सफर में भाषा अलग अलग साहित्यिक युगों से गुजरी। प्रारंभिक हिंदी के बाद 1400 से 1700 ईस्वी के बीच आता है भक्ति काल। इसे हिंदी का असली स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। उसके बाद 1700 से 1900 ईस्वी के बीच आता है रीति काल। अब इन दोनों दौर का अंतर ध्यान से देखिए। एक तरफ भक्ति काल है, जहां भाषा सीधे आम जनता को समर्पित थी, एकदम आध्यात्मिक और बिल्कुल सरल। वहीं दूसरी तरफ रीतिकाल है, जहां आते आते भाषा का रूप थोड़ा बदल गया। ये दरबारी संस्कृति और विशिष्ट वर्ग तक सिमट गई, जिसमें श्रृंगार और प्रेम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे समय की मांग के हिसाब से हिंदी की आत्मा अपनी दिशा बदलती रही। लेकिन उस भक्ति युग की तो बात ही कुछ और थी। तुलसीदास, कबीर, सूरदास और मीराबाई जैसे महान संतों ने हिंदी का उपयोग इस तरीके से किया जिसने बड़े बड़े विशिष्ट वर्गों का दबदबा तोड़ दिया। इन्होंने रामचरितमानस और साखी जैसी अनमोल रचनाएं उसी भाषा में लिखी जो आम लोग रोज बोलते थे। सोचकर देखिए, अध्यात्म सीधे आम जनता तक पहुंच गया, क्योंकि अब भाषा उनकी अपनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, आधुनिक हिंदी का जन्म। जब 19वीं सदी आई तो हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अंग्रेजों का शासन था और प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हो चुका था। भाषा को एक बार फिर खुद को नए सांचे में ढालने की जरूरत थी। इस दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक बेहद शक्तिशाली विचार सामने आया, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। यानी जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह की प्रगति असंभव है। भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने नाटक और पत्रकारिता के जरिए इस दमदार विचार को समाज की रगों में दौड़ा दिया। भारतेंदु जी की इस पहल के बाद 20वीं सदी आते आते भाषा और ज्यादा परिपक्व हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग में हिंदी लेखन में एक शानदार अनुशासन और शुद्धता आई। और फिर आया छायावाद का दौर। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों ने इस भाषा में ऐसी गहरी भावनाएं और प्रकृति से जुड़ाव भर दिया कि भाषा पहले से कई ज्यादा मजबूत और भावपूर्ण हो गई। ये हिंदी का एक नया और खूबसूरत रूप था। अब बढ़ते हैं चौथे पड़ाव पर, स्वतंत्रता और राजभाषा। ये वो वक्त था जब पूरे देश को एक आवाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, आजादी की लड़ाई का वक्त।
महात्मा गांधी ने हिंदी को बिल्कुल सही लफ्जों में जनता की भाषा कहा। उनका ये ऐलान इस बात का सबूत था कि हिंदी अब महज एक बोलचाल का जरिया नहीं रह गई थी। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बटे हुए देश को एक साथ लाने का सबसे ताकतवर हथियार बन चुकी थी। हर बड़े नेता ने आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हिंदी को ही अपना माध्यम चुना। और उस लंबे कड़े संघर्ष का नतीजा इस ऐतिहासिक तारीख को मिला। 14 सितंबर 1949। ठीक इसी दिन भारत की संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी और यही वजह है कि इस दिन को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आखिर में भाग 5, आज की डिजिटल हिंदी। आइए अब जरा आज के दौर पर नजर डालते हैं कि कैसे ये भाषा एक आधुनिक ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। ये सच में हैरान करने वाला है कि हिंदी अब सिर्फ किताबों या स्कूलों तक सीमित नहीं है। आज बॉलीवुड ने इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया है और इंटरनेट पर तो इसका अलग ही जलवा है। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या तरह तरह के मोबाइल ऐप्स हों, आज की नई जनरेशन हिंदी में लगातार नया और जबरदस्त कंटेंट बना रही है। अरबों लोग इसके डिजिटल रूप को अपना रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बदलाव अपने साथ कुछ नए चैलेंजेस लेकर आता है। एक तरफ जहां नए प्लेटफॉर्म्स के जरिए हिंदी की ग्लोबल रीच बहुत तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। आजकल की आम बोलचाल में अंग्रेजी का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये एक ऐसी लकीर है जिस पर चलना और अपनी मूल भाषा का संतुलन बनाए रखना आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और यही स्थिति इंटरनेट के इस युग में एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाती है। एक भाषा जो इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया के हिसाब से खुद को इतनी तेजी से ढाल रही हो, वो अपनी उन सदियों पुरानी प्राचीन जड़ों को आखिर कैसे महफूज रख सकती है? अंत में इस पूरे सफर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, हिंदी सिर्फ आपस में बात करने का कोई माध्यम नहीं है, ये हमारी पहचान है। जब हम ये भाषा बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं गुनगुनाते, बल्कि अपनी जड़ों से एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। जैसे कहा गया है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस भाषा की ऐतिहासिक विरासत और इसकी खूबसूरती को बचा पाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।